कैसे हैं आप सब। आज देखिए, जीएस में इंडियन इकोनॉमी को पढ़ेंगे। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, इसे आज समझते हैं हम लोग। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। आज इसका थोड़ा बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। देखिए, हर एग्जाम में जो है ना, इससे आपके 18 से 22% प्रश्न, क्वेश्चन जो होते हैं ना, आते ही आते हैं। चाहे ये ट्रेडिशनल से आए या विथ करेंट आए, करेंट से जोड़ कर आए। चाहे आपके सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, आईएएस का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो, या अदर कोई भी एग्जाम है उसमें। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है क्या है, ये आखिर है क्या, इसके बारे में हम लोग बात करें। क्या है, तो पहले तो दिमाग में ये रखना है, ये अर्थशास्त्र नहीं है। ये अर्थशास्त्र नहीं है, अर्थशास्त्र नहीं है। तो जो लोग अर्थशास्त्र पढ़े होंगे, एमए वगैरह में, बीए वगैरह में, वो ज्यादा खुश नहीं होंगे कि हमने तो भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रखा है, आपने अर्थशास्त्र पढ़ा है। हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ने में थोड़ी आपको हेल्प जरूर मिलेगी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हमने भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ लिया है। आपने अर्थशास्त्र पढ़ा है और सिलेबस में दे रखा है अर्थव्यवस्था। तो इसको थोड़ा बारीकी से हम लोग समझते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र जो है ना, ये एक विषय है। और जो कोई भी विषय जो होता है, ये सिद्धांत की बात करता है। कोई भी विषय जो होता है ना, सिद्धांत की बात करता है। शास्त्र, जहां भी शास्त्र लग गया वो सिद्धांत की बात करेगा। समाज शास्त्र, जिसमें समाज के बारे में बताया जाएगा। ठीक है। राजनीतिक शास्त्र, जिसमें राजनीतिक शास्त्र के बारे में बताया जाएगा। इसी तरह यहाँ पर अर्थ है, तो अर्थशास्त्र के बारे में बताया जाएगा। शास्त्र मतलब सिद्धांत। और सिद्धांत जो होते हैं ना, ये कुछ नियम्स होते हैं, कुछ शर्तें होती है। ठीक है, उसके अनुसार लागू होता है। और ये सिद्धांत समय समय पर दिया गया है। ठीक है, दिया गया है। किसके द्वारा? विद्वानों के द्वारा, अर्थशास्त्री के द्वारा, अर्थशास्त्री के द्वारा। तो आपने अभी देखा कि अर्थशास्त्र जो है, ये क्या है? एक विषय है। इसमें दो शब्द है, अर्थ प्लस शास्त्र। शास्त्र तो समझ गए कि ये सिद्धांत की बात करता है। सिद्धांत मतलब जिसमें नियम कानून होते हैं, नियम होती है, शर्तें होती है, सबकी अपनी अपनी मत होती है। यहाँ अर्थ का मतलब है, अर्थ का मतलब है रुपया। अर्थ का मतलब है रुपया। ठीक है। पैस, कैपिटल, संपत्ति। यहाँ अर्थ का मतलब ये है। ठीक है। ये रुपया भारत का सिंबल है, जिसको डी उदय कुमार ने दिया था। किसने दिया था? डी उदय कुमार ने इसे दिया था। अब यहाँ कैश, कैश का अर्थ होता है नकद। कैपिटल मीन्स होता है पूंजी। दोनों में अंतर होता है। संपत्ति मीन्स एसेट्स, एसेट्स, संपत्ति। ठीक है। संपत्ति भी दो तरह की होती है, एक दृश्य होता है, एक अदृश्य होता है, जो दिखाई नहीं देती है। जैसे एक वस्तु के रूप में संपत्ति होती है और एक सेवा के रूप में होती है। ठीक है। यहाँ पर इस अर्थ में हम लोग बुद्धि को भी लेंगे। बुद्धि को भी, बुद्धि भी अर्थ है। जैसे मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं और हमारे पास पैसा नहीं है और भूख लग गई है, तो हम क्या करेंगे? किसी ऐसे एरिया में जाएंगे जहाँ
किसी को इकोनॉमी समझना है तो उसे पकड़ा और कुछ देरों तक इकोनॉमी समझाया, और फिर इसके बाद कहा खाना खिला दो, तो क्या वो खाना नहीं खिलाएगा? खिलाएगा। तो बुद्धि से भी हम अर्थ का तुलना कर सकते हैं। तो ये समझ गए, अर्थशास्त्र सिद्धांत की बात करता है और अर्थ का होता है रुपया। डी उदय कुमार ने दिया था। यहाँ कैश नगद है, कैपिटल। अब ध्यान देंगे, जो नगद कैश जो होता है ना, कैश जैसे हमारे पॉकेट में मान लीजिए 100 रुपया है, तो ये 100 रुपया कैश हो गया, नगद हो गया। लेकिन जब इसको हमने कहीं निवेश कर दिया, कहीं निवेश कर दिया, या इस 100 रुपये को हम अपने किसी मित्र को दे दिए और इस उद्देश्य से दिए कि ये 100 रुपया मुझे अगले दिन, 2 दिन, 4 दिन बाद बढ़ा कर देगा, 110 रुपया देगा। तो जब कैश में वृद्धि होने की, कभी कभी कंडीशन में कमी होने की संभावनाएं हो जाए तो उसे कैपिटल कहते हैं। पॉकेट में जब तक पैसा रखा है ये कैश हो गया, और इस पैसे को बैंक में जमा कर दिया तो क्या हो गया? कैपिटल हो गई, पूंजी हो गई। संपत्ति, संपत्ति सामान्यतः वस्तु और सेवा दोनों संपत्ति है, को जो दिखाई देती है। चल संपत्ति भी होती है, अचल संपत्ति होती है, उन सब के बात भी करेंगे। समानता समझिए कि एक जो दिखाई देती है, दृश्य होती है, जो वस्तु होती है, और एक अदृश्य संपत्ति होती है। जैसे मान लीजिए कोई सेवा कर रहा है, ठीक है, अब हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे पास कितना ज्ञान है, कोई गठरी कोई वो सब लेकर आए नहीं है ट्रक से कि हाँ देखिए इतना बड़ा इकोनॉमी पढ़ाएंगे, ऐसा तो कुछ बताया नहीं हमने। तो निश्चित है ये अदृश्य है, संपत्ति तो है लेकिन अदृश्य है। अब आगे आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के पास। क्लियर हो गया कि ये जो है अर्थशास्त्र नहीं है, तो फिर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है क्या? इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था क्लियर हो गया था कि ये अर्थशास्त्र नहीं है, अर्थव्यवस्था है। तो हम लोग तीन शब्द यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, एक ये, एक ये और एक ये। भारतीय अर्थ और व्यवस्था। अर्थ का हम लोग समझ गए थे जिसमें रुपया होता है, ठीक है, किसने दिया था रुपया का सिंबल? डी उदय कुमार ने। नकद होता है, पूंजी होता है, संपत्ति होती है और बुद्धि होती है। बुद्धि या दक्षता होती है, बुद्धि या दक्षता होती है, ये सब अर्थ है। अब ये व्यवस्था जो होता है ना, ये व्यवस्था जो होता है व्यवहार पर निर्भर करता है, व्यवहार पर। कभी कभी क्या होता है, ये किसी के पास सारी चीजें उपलब्ध है लेकिन उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो उसकी व्यवस्थाएं अच्छी नहीं रहेगी। जैसे आप लोग भी क्या करते हैं, किसी का व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो स्टडी कमरा होगा तो इधर उधर तमाम तरह के व्यवस्थित नहीं होगा, बुक कभी इधर है कभी ये है। जैसे हम लोग भी पढ़ करके आते थे, क्या करते थे बचपन में, बैग तुरंत फेंक देते थे। घर की सिस्टर, हाँ बहन जो भी अपना है, अपना उसको सजाती थी, हम लोग तुरंत फेंक देते थे, जूता इधर मोजा इधर, और फिर अगले दिन खोजते थे, व्यवस्थित नहीं रहते थे। ठीक है, तो ये व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है। और व्यवहार जो होता है ना, ये दो चीजों पर निर्भर करती है, एक समय पर और एक स्थान पर। ठीक है, अभी बताएंगे। यहाँ समय का मतलब है कि जब आपको एग्जाम देना है, एग्जाम देना है, जिस वर्ष एग्जाम देना है उसी वर्ष का डाटा याद रखना होगा, वो समय हो गया। स्थान का मतलब जिस, जहां पर एग्जाम देना है, जैसे भारत में, तो भारत के बारे में, भारत देश के संबंध में व्यवहार करना है। ये नहीं कि भारतीय जो हैं, अब यहाँ पर धर्म के प्रति इनका रुझान होगा। भारत जो है यहाँ पर धर्म पर बल देता है, तो यहाँ पर धर्म के क्षेत्रों में भी हम क्या कर सकते हैं, इसे उद्योग के रूप में डेवलप कर सकते हैं, कॉरिडोर वगैरह बना करके। धर्म उद्योग का कॉरिडोर वगैरह जो वर्तमान में बनाया जा रहा है, जैसे काशी में, वाराणसी में, ठीक है, आप देखते होंगे अयोध्या में, हर जगह क्या हो रहा है, ये कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। क्योंकि इससे क्या होगा, लोग वहाँ चढ़ावा चढ़ाएंगे और उस पैसे को कहीं वेलफेयर में लगाएंगे। ठीक है, तो ये स्थान भारत के संदर्भ में होगा। अब यहाँ पर भारतीय का मतलब क्या है,
तो भारतीय का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो भारत में रहने वाला है, भारत में रहने, देखिए, जो रहने वाला व्यक्ति है ना, ये सेम, दो पैर, दो हाथ, दो नाक, दो मुंह, एक मुंह और दो आंख, ये सब कुछ होता है। लेकिन होता क्या है कि उसकी व्यवहार जो होता है, जहां पर रह रहा है उसके अनुसार चेंज हो जाता है। जैसे जापान के लोगों की सोच क्या होगी, एक बेहतर होगी, ठीक है, टेक्नोलॉजी में वो आगे रहेंगे। अमेरिका की कुछ सोच और रहेगी, चाइना की कुछ सोच और रहेगी। पाकिस्तान है वो हमेशा आतंकवाद के बारे में ही सोचेगा। और भारत जो है अपना, जिस तरह का है व्यवहार उस तरह करेगा। तो जिस जो देश की कंडीशन रहती है ना, उसके अनुसार वहाँ का व्यक्ति होता है। तो भारत जो है एक देश है, ठीक है। और देश जो है, देश, ये देश देखते हैं कि एक देश विकसित होता है और एक विकासशील होता है, विकासशील, और एक अल्प विकसित होता है, अल्प विकसित होता है, अल्प विकसित होता है, डेवलपिंग और अल्प विकसित। तो भारत जो है ना, भारत ये विकासशील देश है, विकासशील देश है। तो विकासशील देशों में भारतीयों का व्यवहार क्या होगा, इसी का यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो व्यवहार कैसे चेंज होता है, समय और स्थान के अनुसार। तो विकासशील देश जो है, विकासशील देश की समस्याएं जो होगी ना, उसी समस्याओं के अनुसार ही क्या होता है कि व्यवहार होता है। तो विकासशील देश की समस्याएं क्या है, यहाँ पर देखते हैं। इनकी कुछ समस्याएं होती है। समस्या क्या होती है विकासशील देश की, पहली तो क्या होता है कि यहाँ पर पहले आय के साधन कम होते हैं, आय के साधन कम होते हैं, इसलिए क्या होता है, शिक्षा भी कम होता है। और फिर इस शिक्षा कम होगा तो स्वास्थ्य भी कम होगा, ठीक है, स्वास्थ्य कम होगा तो फिर लोगों की क्षमता भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और लोगों की क्षमता कम होगी तो निश्चित है कि ये रोजगार वगैरह भी उन्हें नहीं मिलेगा। रोजगार नहीं मिलेगा तो बचत नहीं कर पाएंगे, और बचत नहीं होगा तो निवेश नहीं होगा, ठीक है, तो निवेश भी कम होगा। इन सब के कारण क्या होता है कि यहाँ पर जनसंख्या जो होती है ना, जनसंख्या जो होती है ज्यादा होती है, जनसंख्या ज्यादा है, आय, ये सब सारी तमाम तरह की समस्या होती है। और इन सारी समस्याओं के संदर्भ में ही हमें क्या करना है, इस व्यवहार को पढ़ना है, ठीक है। जनसंख्या ज्यादा है तो जनसंख्या के अनुसार ही हम क्या करेंगे, इस सबको इच्छा होगी अपने संसाधनों को पूरा करने के लिए, जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, सीमित संसाधन है, आवश्यकता ज्यादा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि मल्टीपर्पज यूज करके संसाधनों का, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गया, गाड़ी पार्किंग की इतना ही जगह है, इस जिसमें कि 100 गाड़ियां खड़ी हो सकती है। और जनसंख्या ज़्यादा हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टी लेवल पार्किंग बना देते हैं, मल्टी लेवल पार्किंग बना देते हैं। इतने जगह पर ही मल्टी लेवल पार्किंग बना दिया, सारी गाड़ियां खड़ी, मैंने संसाधन इतने जमीन में ही हमने क्या किया, ऊपर बना दिया। और फिर यहाँ पर इस तरह की सीढ़ियाँ बना दिया, ठीक है, और जो कि सीधे सीधे स्लोप टाइप के रहते हैं, गाड़ियाँ ऊपर चली जाएगी या किसी मशीन से। तो हमने क्या किया, जो सीमित संसाधन थे, सीमित संसाधन, तो सीमित संसाधन का इष्टतम, इष्टतम मैंने बेहतर उपयोग किया। क्यों, क्योंकि हमारे पास आवश्यकता ज़्यादा है, और आवश्यकता क्योंकि सब असीमित है और संसाधन सीमित है, आवश्यकता असीमित है और इसी को पूरा करते हैं। आय बढ़ाना है, किसी की आय कम है, आय बढ़ाना है, तो आय बढ़ाने के लिए उन्हें हम सब्सिडी देंगे, ठीक है, उन्हें अनुदान देंगे, उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित करेंगे। शिक्षा कम है, शिक्षा को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, सर्व शिक्षा अभियान लाएंगे, और शिक्षाओं को, शिक्षा पर कुछ स्कॉलरशिप वगैरह की व्यवस्था करेंगे। स्वास्थ्य में फ्री में स्वास्थ्य व्यवस्था कराएंगे, 1 रुपये में देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था करती है। क्षमता, क्षमता विकास करने के लिए कौशल विकास संबंधित योजनाएं चलाएंगे, ठीक है। जैसे कोई सिविल की तैयारी कर रहा है तो बहुत सारे राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य भी अभ्युदय नाम से करके योजना चलाती है, तो क्षमता का विकास होगा। रोजगार, रोजगार सृजन के लिए देख ही रहे होंगे कि जो कारीगर होते हैं, कारपेंटर होते हैं, उनके लिए भी तमाम तरह की योजनाएं चलती है, ठीक है, महिलाओं के लिए भी योजनाएं चलती है।
तो ये रोजगार बढ़ाने, किसानों को भी रोजगार में वृद्धि देने के लिए प्रशिक्षण वगैरह देते हैं, बचत के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी जैसे मान लीजिए कि कोई सरकारी कर्मचारी है, एक्स्ट्रा कुछ बोनस वगैरह मिलता है, तो तुरंत हम लोग क्या करते हैं कि एनपीएस वगैरह में जमा करो, ठीक है, ताकि कुछ कुछ चीज़ें उनको बचत हो, बचत के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और जब बचत होगा बैंकों में, तो फिर क्या होगा, ये बैंक के पैसे फिर कंपनी लगाने वाले के पास दिया जाएगा, तो निवेश होगा। और जब निवेश होगा तो फिर क्या होगी, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार दिया जाएगा। और जब रोजगार दिया जाएगा तो सारी स्थिति सही होती जाएगी। जब रोजगार आएगा तो लोग घर में शिक्षा पर खर्च करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, और धीरे 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 आगे बढ़ते जाएंगे। आइए, तो अभी हमने देखा कि अर्थशास्त्र जो होता है सिद्धांत की बात करता है, और अर्थव्यवस्था जो होता है व्यवहार की बात करता है। अब ये जो व्यवहार होता है ना अर्थव्यवस्था में, जो अर्थव्यवस्था होता है, ठीक है, इसके पहले थोड़ा सा अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो होता है थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। इसमें हम लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग मुद्रा का अध्ययन नहीं करते हैं, इसमें संसाधनों का अध्ययन करते हैं। संसाधन का, संसाधन का, क्योंकि संसाधन क्या है, सीमित है। संसाधन सीमित है, और आवश्यकताएं क्या है, असीमित है। असीमित आवश्यकता है, आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा, आवश्यकता, इच्छा, ये सब सारी चीजें अलग होती है, बाद में बात करेंगे। और इन दोनों का जो तुलना की जाती है, ठीक है, बेहतर करते हैं, बेहतर, बेहतर प्रयोग आपके अर्थशास्त्र में होता है। बेहतर प्रयोग अर्थशास्त्र में होता है, ठीक है, अर्थशास्त्र में, ठीक है। इसी के कारण हमें क्या करते हैं कि हम उत्पादन करते हैं, क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन। और जो प्रोडक्शन क्या होता है कि व्यक्तियों के प्रयोग लायक, मानव प्रयोग योग्य योग्य वस्तु के रूप, रंग, आकार, गुण में परिवर्तन करना, इसी को उत्पादन करना। जैसे मान लीजिए कि ये हमने कॉटन पहना है, तो इसको कॉटन को क्या किया, कपड़ा बनाया, फिर इसके बाद सिलाई कर दिया, ये सब प्रोडक्शन होते हैं, इसे उत्पादन कहते हैं, रूप रंग आकार में। अब ये जो प्रोडक्शन होते हैं ना, तो इस प्रोडक्शन के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैक्टर होते हैं, कुछ कारक होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। और ये कारक चार होते हैं। और जो प्रोडक्शन होता है, दो चीजों का प्रोडक्शन होता है, किसका किसका, अभी बात करेंगे, वस्तु की और सेवा की, ठीक है। अब ध्यान देंगे, वस्तु को देखा जा सकता है, सेवा को देखा नहीं जा सकता है। ये दृश्य है और ये अदृश्य है। वस्तु को भंडारण कर सकते हैं, लेकिन इसे भंडारण नहीं कर सकते, इसे यूज टू रखेंगे, प्रयोग में रखेंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं, यदि अगले 2 4 10 सालों तक ना पढ़ाएं तो भूल जाएं। कोई डॉक्टर मान लीजिए प्रैक्टिस करना छोड़ दे तो भूल जाएगा। अब ये नहीं कि इसको ले जाकर कहीं गोडाउन में नहीं रख सकते हैं, लेकिन वस्तु को दृश्य कहता है, इसे ट्रांसफर किया जा सकता है, वस्तु को हस्तांतरण किया जा सकता है, लेकिन इसे हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। हस्तांतरण किया जा सकता है, नहीं, देखिए, हस्तांतरण इसे भी किया जा सकता है, हस्तांतरण इसे भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ हस्तांतरण पे क्या होता है, मालिकाना हक खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ हस्तांतरण पर मालिकाना हक खत्म नहीं होता। हमने आपको इकोनॉमी पढ़ा दिया, तो ऐसा नहीं कि हम इकोनॉमी हमारे पास नहीं है, इकोनॉमी मेरे पास भी रहे, ये कह सकते हैं। ये हस्तांतरण करने पर वस्तु स्वतः समाप्त हो जाती है, लेकिन सेवा स्वतः समाप्त नहीं होती, सेवा में और वृद्धि होती है। तो इसलिए बेहतर है पढ़ाई कर लो, ठीक है। और क्योंकि ये कितना भी बांटोगे तो खत्म नहीं होगा। दूसरी चीज, इसे कहीं ले जाने के लिए आपको कोई परिवहन खर्च नहीं देना होता है। अब ये नहीं कि कहीं गए तो बहुत बड़ी ट्रक लेके जाना होगा, ठीक है। वस्तु को ले जाएंगे तो ट्रक, परिवहन खर्च वगैरह करना होगा, रख रखाव के लिए करना होगा, कुछ दिनों के बाद खराब हो जाता है, लेकिन सेवा खराब नहीं होता है जब तक आप उसको यूज टू में नई नई टेक्नोलॉजी से आप जुड़े रहते हैं। तो फैक्टर चार होते हैं। किसी चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे तो सबसे पहले आपको भूमि की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, भूमि की। और
ठीक है। भूमि से पहले एक रख लीजिए पूंजी की जरूरत पड़ी, बताया ना, कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, पूंजी। भाई पूंजी रहेगा तभी भूमि, मान लीजिए नहीं है तो भूमि को किराए पर भी ले लेंगे। कैपिटल की, कैपिटल बताया था कि कैश नहीं है, कैश मतलब पॉकेट में रखा, फिर कहीं उसको इन्वेस्ट कर दिया जो बढ़ने घटने के, तो उसको कैपिटल कहते हैं। फिर भूमि की जरूरत पड़ेगी, भूमि की। ठीक है। और भूमि मीन्स लैंड, ये कैपिटल, कैपिटल मीन्स जी। फिर इसके बाद कुछ मजदूर की जरूरत पड़ेगी, भाई काम करेगा, कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो मजदूर की, लेबर की जरूरत पड़ेगी। फिर इसके बाद उद्यमी की जरूरत पड़ेगी, जो इंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप होते हैं। ठीक है। उद्यमी जो मालिक होता है, जो मालिक होता है, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब ध्यान देंगे, जो पूंजी होता है ना, इसके यूज के लिए हमें ब्याज देनी होती है। क्या देनी होती है? ब्याज देनी होती है। जब पूंजी का यूज करेंगे, बैंक से लेंगे तो ब्याज देनी होगी। और ये बैंक निर्धारित करेगा कि आपसे ब्याज कितना लिया जाए। यदि कोई विस्फोटक पदार्थ बनाने वाली, मान लीजिए कि बिजनेस खोल रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपसे ब्याज ज़्यादा ले। एक हो सकता है कि आप बम बनाने के लिए कोई विस्फोटक और मर गए, जहाँ रिस्क ज़्यादा होगा। और कभी कभी क्या होगा कि लगता है कि नहीं, आप उसमें फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा, तो वो आपको क्या कर सकता है, कम ब्याज पर भी दे सकता है। जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन, एजुकेशन के लिए लोन क्या होते हैं, कम पैसे में भी मिल जाता है। भूमि, भूमि के लिए लैंड, यहाँ पे किराया देना होता है, किराया, जिसको लगान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लगान, लगान देना होता है। अब इस किराए का निर्धारण जो होता है, भूमि की प्रोडक्टिविटी, भूमि की उत्पादक क्षमता क्या है, उसके ऊपर निर्भर करता है। कोई भूमि, मान लीजिए कोई, जिसे छोटा सा दुकान मानते हैं, हॉस्पिटल के बगल में है और दवा का दुकान खोल दिया है, तो उसकी दवा ज़्यादा बिक्री होगी, तो निश्चित है कि उस दुकान की किराया कम ज़्यादा रहेगा। और उतने ही एरिया का दुकान मेडिकल के लिए कहीं दूसरे जगह खोला जाए, जहाँ कोई हॉस्पिटल वगैरह नहीं है, उसका किराया सस्ता भी हो सकता है। ठीक है। दूसरी तरह समझ सकते हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बगल में आप यदि किराए पर रह रहे होंगे, उसका क्या होगा, उसका किराया ज़्यादा होगा, क्योंकि मकान मालिक भी जान रहा है कि यहाँ से जाने में इन्हें क्या होगा, कम खर्चा लगेगा। ठीक है, परिवहन ऑटो खर्च बच जाएगा, पैदल चल देगा। ठीक है। लेकिन ज़रा सोचिए कि यदि यूनिवर्सिटी कॉलेज दूर हो, 5-6 किलोमीटर दूर आप कहीं रूम ले रहे हैं, कमरा ले रहे हैं, तो वहाँ सस्ता मिलेगा, क्योंकि वो जान रहा है कि यहाँ आसपास में कुछ नहीं है। ठीक है, इन्हें साइकिल चलाकर जाना होगा। तो ये क्षमता उसके प्रोडक्टिविटी पे निर्भर करता है, लगान। मजदूरी, मजदूरी को दिया जाता है यहाँ पर वेतन या, ठीक है, मजदूरी दी जाती है। ठीक है, मजदूर को, मजदूर जो होते हैं, ठीक है, लेबर, मजदूर को वेतन या मजदूरी दी जाती है, सैलरी या वेजेज दी जाती है। अब दोनों क्या अंतर है, तो जो देखिए, जो फिक्स होते हैं उनको एक वेतन दे दिया गया, और जो मालिक कभी आए कभी गए, कुछ दिनों के लिए रखे गए, तो उनको क्या देते हैं, उनको मजदूरी देते हैं। ये नहीं कर सकते कि मजदूरी प्रतिदिन मिलता है, अब वेतन साप्ताहिक मिलता है, ये सब कंसेप्ट चला गया। अब वेतन सालाना भी मिलता है, अब मजदूरी प्रतिदिन न मिल करके 15 दिन पर भी मिलता है। ठीक है, 7 दिन पर भी मिलता है, संडे संडे को हिसाब कुछ ठेकेदार करते हैं। दूसरी तरह से ये कह सकते हैं कि जो अस्थायी प्रवृत्ति का है उसे वेतन मिलता है, जो अस्थायी प्रवृत्ति का ही है उन्हें मजदूरी मिलती है। अब इस मजदूरी का निर्धारण क्या होगा, पैमाना क्या होगा, तो ये होगा कि वो कितना स्किल्ड है, कितना दक्ष है, उसके अनुसार इसे मजदूरी मिलती है। जैसे मान लीजिए कि कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो 2 घंटा ही काम करता है तो उसे 20,000 रुपये सैलरी मिल सकती है। लेकिन कोई यदि मान लीजिए गार्ड है, गेट कीपर का काम कर रहा है और 8 घंटे काम करता है, तो उसे 20,000 रुपये मिलने की संभावना है। तो उनके दक्षता के ऊपर निर्भर करता है। अगला है उद्यमी, उद्यमी को क्या मिलता है, लाभ या हानि मिलता है। यदि उसके कंपनी में लाभ हो गया तो उसे लाभ मिलेगा, हानि हो गया तो सबसे पहले उसी को नुकसान होगा। ये लाभ हानि कितना मिलेगा, ये उसके अनुभव पर निर्भर करता है, जो बिजनेस कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं और हमारे पास कोचिंग का बिजनेस है, तो हमें पढ़ाने का अनुभव है, तो ज़्यादा संभावना है प्रॉफिट होने की। और पता चले कि हम कोई दूसरा बिजनेस कर दें, ठीक है, चूड़ी का दुकान खोल दें, और हमें पता ही ना हो कि कौन सी चूड़ी कितने में कैसे बेचनी है, कैसे कब दस से टूट जाएगा, प्लस में पता ही नहीं चलेगा, आउटडेटेड लेते आएंगे। ठीक है, तो अनुभव, ठीक है, अनुभव कितना है, प्रशिक्षण कितना है मेरे पास, उसके अनुसार प्रॉफिट एंड लॉस का
प्राप्ति उद्यमी को होता है। उद्यमी होता कौन है? ये मालिक होता है जो सभी को ऑर्गेनाइज करता है, कैपिटल भी वही इकट्ठा करता है, भूमि को जो लीज पर लेता है उस पर एग्रीमेंट वही करता है, मजदूरों को वही रखता है, मजदूरों को जो अटेंडेंस बनाता है, मास्टर रोल बनाता है, वो मास्टर रोल बनाएगा, मिलाएगा, सारा हिसाब किताब सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ उसका हेडक, सबको उसको सरकार को टैक्स उसी को देना है, गुंडा टैक्स उसी को देना है, कोई भी दिक्कत हुआ सारी चीज सारा इन्वेस्टमेंट सब उसी का होता है, उद्यमी होता है। तो वो इंटरप्रेन्योरशिप होता है। वो उसके पास एक अलग से क्षमता होती है जो सबको ऑर्गेनाइज करके चलता है और अपने मोटो को प्राप्त करता है। उसका मेन उद्देश्य होता है कम से कम लागत में अच्छी वस्तु का प्रोडक्शन करना, ताकि मार्केट में बने रहे, जिससे उसका बिक्री काफ़ी ज़्यादा हो और उसका प्रोडक्शन दिन प्रतिदिन बढ़े। ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा आज कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या होता है। और इसके बारे में आगे और भी पढ़ेंगे हम लोग कि अर्थशास्त्र के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो और माइक्रो में क्या होता है। फिर इसके बाद अर्थव्यवस्था के भी टाइप हम लोग पढ़ेंगे, कितने तरह के अर्थव्यवस्थाएं होती है। बंद अर्थव्यवस्था होती है, खुली अर्थव्यवस्था होती है। फिर इसके बाद में समाजवादी होता है, पूंजीवादी होता है, मिश्रित होता है, विकसित होता है, अल्प विकसित होता है। ठीक है। प्रतिद्वंदी होता है, कम्पिटेटिव होता है। तो तमाम तरह की सारी चीजें अर्थव्यवस्थाओं के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। कुछ अर्थशास्त्र के दिए गए सिद्धांतों को भी पढ़ेंगे कि धन का विज्ञान किसने कहा था, मानव व्यवहार किसने कहा था। ठीक है, कुछ बुक्स लिखी गई थी उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में तृतीय जो देश होते हैं वहाँ पर अर्थव्यवस्था को कैसे समझते हैं। फिर अर्थव्यवस्था की क्या चुनौतियाँ हैं, भारत की अर्थव्यवस्थाएं कैसे आगे बढ़ेगी और किस तरह से बढ़ रही है, इसमें एक आम आदमी की क्या भूमिका है। इन सारी बातों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट